तो राष्ट्रहित भी उसके साथ निहित होता है। और जब हमारी प्रायोरिटी में इस विषय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, और उसकी आधारशिला पड़ती है सुशासन से। सुशासन की आधारशिला पड़ती है रूल ऑफ लॉ से, और रूल ऑफ लॉ यह हमारी लक्ष्मण रेखा समाज के हर व्यक्ति के लिए तय करती है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबको दिया। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ है, और 26 नवंबर 1949 से भले ही हमने वो तिथि कहीं ना कहीं विस्मृत की होगी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और इस दिन नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही भी बनाया। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है? अक्सर होता है टकराहट होती कहां है? जब हम अधिकार की चर्चा तो करते हैं लेकिन कर्तव्य की नहीं करते। स्वाभाविक रूप से वहीं पे टकराहट होती है। हमें अपने अधिकार तो चाहिए होते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए, भारत के हर नागरिक के लिए, अगर भारत को 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत बनाना है, हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लानी है, उसके ईज ऑफ लिविंग को बेहतरीन करना है, तो हमें अपने नागरिक कर्तव्यों को उतना ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नागरिक कर्तव्यों को अगर हम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, और एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी तबके को, क्या वह अधिवक्ता हो, क्या वह समाज के किसी भी स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति हो, वह पत्रकार हो, वह कर्मचारी हो, वह किसान हो, वह युवा हो, वह महिला हो, वह स्वतः आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत के निर्माण में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहा होगा। और वह उसका एक लघु रूप आज यहां पे देखने को मिला है। कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, हम सबके साथ अधिवक्ता भी हैं, तो दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी हैं, और स्वाभाविक रूप से जिनके बगैर कोई कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसमें पत्रकार अवश्य है। तो यह चौथा स्तंभ तो हमारे साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। तो ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि चीजें बढ़नी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। शासन के पास जब अपने सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो वेलफेयर के रास्ते अपने आप ही खुलते हुए दिखाई देंगे, और जरूरतमंद को ये चीजें मिलें। आज जरूरतमंद को इन चीजों को उपलब्ध करवाने का परिणाम है हम लोग प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ परिवारों को, लगभग 1 करोड़ परिवार प्रदेश के अंदर ऐसा है जिन्हें हम प्रतिमाह पेंशन स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें निराश्रित महिला पेंशन भी है, वृद्धावस्था पेंशन भी है, और दिव्यांगजन पेंशन भी है। 1 करोड़ परिवार हैं। बिना भेदभाव के उसकी पात्रता तय है, और मैं यही पूछ रहा था, और मैं कहूंगा सचमुच बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं। निराश्रित महिला पेंशन के साथ में या वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म अगर वे भरेंगे तो अवश्य शासन उसको कंसीडर करेगा, और उनको एक निश्चित पेंशन की राशि उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड जारी कर रखा है, जिन्हें 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का कवर हम उपलब्ध करा रहे हैं।
और मुझे लगता है ऐसे कोई भी जरूरतमंद होगा उसको हम अवश्य इस प्रकार की स्कीम के साथ जोड़ेंगे। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने 56 लाख निराश्रित लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। और आश्चर्य करेंगे, हम लोग तो बहुत चक रहते हैं जब उन क्षेत्रों में जाके देखते थे। उत्तर प्रदेश में 54 ऐसी बस्तियां थी जो 100 वर्ष पहले बसाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी उनको वोटिंग राइट नहीं थी। 2017 तक उनको कोई वोटिंग राइट नहीं थी, उनको कोई राशन कार्ड नहीं बनता था, उनको किसी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता था और वे लोग एकदम खानाबदोश की तरह उन जनपदों में रहते थे, समाज से कटे हुए थे। मैंने उनकी लड़ाई को बहुत नजदीक से देखा था और देश की संसद में उनके लिए एक अधिनियम बने, इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। उसमें सफलता मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2007-8 में उनका अधिनियम पारित होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में उसको लागू होने में 10 वर्ष और लगे। और 2017 में जब, जो कि मैंने उस पीड़ा नजदीक से उन लोगों की देखी थी, ऐसी 54 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देकर के फिर उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया। आज आप देखिए उन बस्तियों में जाके देखिए, उनके चेहरे की चमक को देखिए। और गरीब जरूर है लेकिन गर्व से कहता है कि हाँ मैं भारतीय हूं। आखिर हम क्यों नहीं पहुंच पाए उन लोगों तक? क्यों नहीं पहुंच पाए? कुछ तो कारण होंगे। हमने उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को नहीं मिलाया। और भारत ने तो कोरोना कालखंड में यह साबित करके दिखाया कि ठीक है हम विकसित देश नहीं हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों के साथ सरकार खड़ी होगी। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे। लोगों की आजीविका छूटी, सरकार ने कहा नहीं, हम आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, राशन की व्यवस्था करेंगे। उन परिवारों के लिए कुछ अतिरिक्त हम फंड उपलब्ध करवाएंगे, उनके लिए हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था करेंगे, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करेंगे, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे। और बड़े लार्ज स्केल में ये कार्य हुआ और कोरोना जैसी महामारी पर भी नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। जब हम सामूहिक रूप से बोलते हैं तो 140 करोड़ लोगों की आवाज होती है, और जब हम अलग अलग फिरकों में बढ़ करके इस आवाज को उठाते हैं तो आपस में ही लड़ भिड़ करके विकास में बैरियर बन जाते हैं। बैरियर नहीं बनना, बल्कि विकास का अनुगामी बन करके इस विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। और आज एक अवसर है, 577 परिवार एक साथ इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी परिवारों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और आज के इस अवसर पर जब हमारे प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति भी यहां पर उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति लखनऊ बेंच और साथ साथ यहाँ के हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण भी हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष और उनके अन्य माननीय सदस्य भी हैं, बार एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारीगण भी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि सरकार आपके साथ में हमेशा खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, एक नागरिक के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में। क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए खड़े हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। ये वो लड़ाई है जो देश की आजादी के साथ आगे बढ़ी थी। आजादी के अग्रिम नेताओं में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई अधिवक्ता जरूर था, वही थे, वही उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। और आज मैंने अपने वरिष्ठ मंत्री को श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को भी इसलिए बुलाया क्योंकि वे पेशे से पहले अधिवक्ता ही थे। तो मैंने कहा जो कुछ बचा खुचा होगा तो उसमें वित्त मंत्री भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो कम से कम अपनी बराबरी का ख्याल रखिए।
कॉर्पस फंड की राशि को भी हम लोगों ने जो पहले 200 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए कर दिया है। और मुझे भी लगता है कि कोई समस्या आनी चाहिए, आवश्यकता पड़ेगी इसमें वृद्धि करने के लिए तो वह भी करेंगे, लेकिन एक 100 वोटों मोड पर ही आपके पास पैसा उन लोगों तक पहुंचता रहे, सरकार के सामने बार बार हाथ न फैलाना पड़े पैसे की, उसके ब्याज की राशि से ही वह राशि प्राप्त होती रहे, जिसमें मृतक आश्रित जो मृतक अधिवक्ता हैं उनके आश्रित को जो हम लोगों ने राशि थी 1.5 लाख रुपये की राशि थी अधिवक्ता कल्याण निधि की, इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया है और उस राशि को आज यहां वितरण का कार्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। साथ साथ आयु भी पहले केवल 60 वर्ष थी उसको 70 वर्ष किया गया, लेकिन ये मत मानिए कि 70 वर्ष हम आपकी आयु चाहते हैं, हम चाहते हैं आप 100 साल जिए, पूरा आनंद लीजिए जीने का। और मैं तो देख रहा था हमारे यहाँ गोरखपुर में हमारे एक अधिवक्ता थे, हमारे यहाँ मंदिर के ही अधिवक्ता थे, उनके 100वें जन्मदिन पर मैं उनको बधाई देने के लिए गोरखपुर गया। आप आश्चर्य करेंगे कि 100वां जन्मदिन उन्होंने मनाया और 100वां जन्मदिन मनाने के बाद तब तक वहां जाते थे गोरखपुर में प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय चंद्रचूड़ साहब ने आकर के स्वयं इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अंदर अन्य जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और एक मिल करके एक कॉमन मैन को समय से न्याय देने की दिशा में बार और बेंच के साथ साथ के सामूहिक प्रयास के साथ जो भी एक प्रयास होगा उसके साथ राज्य शासन का भरपूर सहयोग रहेगा, पूरा सकारात्मक योगदान रहेगा, जिससे हर व्यक्ति की संतुष्टि लेवल को हम बढ़ा सकें, उसको बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें, सिस्टम के साथ उसका विश्वास जुड़ सके। और ये मुझे लगता है कि किसी भी शासन के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी कि हम जनता की, आम जनता की संतुष्टि के लेवल को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर उन परिवारजनों को जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया, जो अधिवक्ता पेशे से जुड़े थे और कई दिनों से उनके मन में भी इस बात की लालसा रही होगी कि क्या हमें भी इस किसी स्कीम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और ये मैं मानता हूं एक संजोग है कि यहां पर मुख्य न्यायमूर्ति महोदय भी, हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति महोदय भी, हमारे लखनऊ बेंच के माननीय न्यायमूर्तिगण भी, हमारे वित्त मंत्री भी, मैं भी और भी सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, बार काउंसिल भी, बार एसोसिएशन भी और वे परिवारजन भी यहां पर आ गए हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अवश्य एक जो शुरुआत हुई है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, यह अवश्य ही न्यायिक क्षेत्र के लिए एक सुखद संजोग होगा, एक सुखद अनुभूति का अवसर होगा और अवश्य इस दिशा में हम और बेहतरीन कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करने के समय सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।